सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, दुख का बात ये है कि इसमें से एक भी ऐसा जेपीएससी नहीं है, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, जिसके ऊपर कोर्ट केसेस पेंडिंग नहीं है। अभी 5 दर्जन कोर्ट केसेस जेपीएससी के अगेंस्ट अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग है, जिसके ऊपर सुनवाई होना है, जिसके ऊपर रिजल्ट आना है। और देखिए, सरकार या नेता जो भी होता है ना, वो हमेशा क्राउड देखता है कि कितना बड़ा क्राउड है। अब जेपीएससी के बारे में मान लीजिए 4 लड़के खड़े हैं, हम जाते हैं, कल से हम भी खड़े, 5 लड़के खड़े हो गए, 100 लड़के खड़े, क्राउड थोड़ी कहलाता है भाई। क्राउड होता है जाति का क्राउड, कि जब आवाज लगाए तो ये जाति के लोग यहां उठ के आए, अब उनके मतलब का बात होगा वहां पे। क्राउड होता है किसी धर्म का क्राउड, कि एक धर्म का नाम लिए तो पूरे धर्म के लोग जितने भी उसको मानने वाले सब लोग पहुंच गए वहां पे। क्राउड स्टूडेंट का क्या क्राउड है? एक बार बोलेगा कि चलो जेपीएससी के, कौन जाएगा उठ करके वहां पे? तो कि द गवर्नमेंट जॉब इन झारखंड मींस करप्शन, मतलब गवर्नमेंट जॉब झारखंड में, इसका मतलब ही भ्रष्टाचार है। आप लोगों को याद होगा यूपीएससी 2023 में जब क्वेश्चन पेपर आया था प्रीलिम्स एग्जाम में, पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, देश भर में डिबेट हुआ था कि ऐसा क्वेश्चन क्यों सेट किया गया है। सारे इंस्टीट्यूट्स के, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स ने उसका कड़ी आलोचना किया और भर भर के गाली दिया यूपीएससी को कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया आपने। एक देश भर में एक नेशनल लेवल का डिबेट हुआ। दूसरे तरफ जब पूजा खेड़कर का मामला सामने आया उसी यूपीएससी में, फिर भी देश भर में जम करके विरोध हुआ, उसका देश भर में जम के आलोचना हुआ, लास्ट में उसको सस्पेंड करना, टर्मिनेट किया गया, क्योंकि फर्जी डिग्री के थ्रू उन्होंने यहाँ पर, या फर्जी सर्टिफिकेट के थ्रू उन्होंने जॉब हासिल किया था। लेकिन जब हम लोग जेपीएससी और झारखंड में आते हैं तो यहाँ सरकारी एग्जाम का जो पैटर्न, जो सिस्टम चल रहा है, एक घोर भ्रष्टाचार और कदाचार उसके अंदर स्थापित हो चुका है। इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं हो रहा है। नेशनल मीडिया को कोई मतलब नहीं है, चटपटा खबर दिखाने से मतलब होता है, या जो खबर को टीआरपी अच्छे से मिल सकता है वही दिखाते हैं। अगर सब लोग मिलकर दबाव बनाएगा जेपीएससी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, झारखंड के ऊपर, तो जाहिर सा बात है कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकल के आएगा। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड जो है जेपीएससी का, उसको देख के लगता है नहीं है कि कभी कुछ अच्छा यहाँ हो पाएगा। झारखंड में एजुकेशन के नाम पे जीरो है, ठेंगा है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो जेपीएससी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उसके थ्रू हम लोग एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट कब आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा। और लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे आपस में कि किस तरह से अभी क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितना रिजल्ट डिले होगा, जो स्टूडेंट्स का एज ज़्यादा हो रहा है, एज के चक्कर में वो लोग फिर बाहर बाद में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो कि यहाँ का सिस्टम, इसको कोई लेना देना नहीं है जिससे किसी को। तो अभी सबसे पहले यहाँ जो बातचीत हम लोग शुरू करते हैं वो है कि 22 जून 2024, 22 से 24 जून के बीच में मेंस का एग्जाम हुआ था जेपीएससी का। अभी चल रहा है अप्रैल 2025 और आज तक कोई रिजल्ट का अता पता नहीं है, कोई खोज खबर नहीं है इसके बारे में। 9 महीना बीत चुका है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये है झारखंड की पूर्व, जो जेपीएससी की पूर्व चेयरमैन है नीलिमा क्रिकेट्टा, उनका पिक्चर है। उन्होंने यहाँ बयान दिया था जाते जाते टाइम में कि देखिए, टू रिलीज द रिजल्ट्स इट इज नेसेसरी टू सीक परमिशन फ्रॉम 3 मेंबर्स ऑफ द कमीशन। मतलब रिजल्ट जारी करने के लिए कमीशन के एटलीस्ट 3 मेंबर्स का सहमति होना जरूरी है। अगर उस 3 में से एक भी मेंबर अगर एब्सेंट होता है या नहीं होता है तो यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला बात तो उन्होंने बहुत बड़ा बोला कि 3 मेंबर्स ऑफ द कमीशन, इफ एनी मेंबर इज नॉट देयर देन द मैटर गेट्स स्टक विच डिलेज द रिजल्ट। ये जेपीएससी का अपना एक ट्रेडमार्क है, रिजल्ट को डिले करना या तमाशा बना करके रख देना, ये इनका एक ट्रेडमार्क सिस्टम है। कोई भी चेयरमैन हो, कोई कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है, तो क्या करेगा आकर के वो। दूसरा इन्होंने ये लिखा, अब देखिए जेपीएससी चेयरमैन का बयान है ये, इन्होंने ये लिखा, आई ट्राइड टू वर्क विथ फुल अटेंशन बिकॉज आई न्यू इट वॉज इंपॉर्टेंट टू क्लीन अप द कमीशंस इमेज। मतलब मैंने अपने पूरे शिद्दत से ये कोशिश किया कि कमीशन के जो छवि बना हुआ है भ्रष्टाचार का और कदाचार का, उसको किसी तरह से साफ किया जा सके। लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिला। बट डिडेंट हैव एनफ टाइम, इनके पास उतना समय, कार्यकाल ही 2 साल का था, तो क्या समय मिलेगा उनको। द सिचुएशन वॉजंट एप्रोप्रिएट, आई विल ऑलवेज रिग्रेट द ह्यूज लॉस फॉर झारखंड स्टूडेंट्स। मैं हमेशा अफसोस जताऊंगी कि मैं झारखंड के छात्रों के लिए कुछ कर नहीं पाई। ये जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन का बयान है। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का घोर भ्रष्टाचार है कि चेयरमैन होते हुए भी वो बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जेपीएससी के जो कोचिंग चलाते हैं छोटा मोटा, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा तो कोई हैसियत नहीं है इस चीज़ में। और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं
जो किसी तरह से पढ़ा रहे हैं या ये सब चीज़ कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सब चीज़ संभव ही नहीं है कुछ भी। इनफैक्ट आप स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि भारत में जो राज्य होता है ना, जो स्टेट है, वो एक इंडिविजुअल से कहीं ज़्यादा बड़ा है, एलिफेंट साइज का है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये जेपीएससी हो या कोई भी हो सरकारी संस्था, वो स्टेट के दर्जा है, उसको स्टेट के कैटेगरी में वो शामिल होती है। तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जेपीएससी का पूर्व चेयरमैन का बयान था। इससे ये पता चलता है कि रिजल्ट जो है वो अभी अंधेरे में है, कब आएगा कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है 1 महीने बाद आ जाए या 5 साल के बाद आए, तो भी कोई आश्चर्य नहीं है जेपीएससी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके। क्या है ट्रैक रिकॉर्ड भाई पीछे का? ट्रैक रिकॉर्ड में जाने से पहले, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करते हैं हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले जो भी बात करेंगे वो प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करेंगे। तो जो सोर्सेज के थ्रू ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं, वो सोर्सेज न्यूज़पेपर का सोर्सेज है। जैसे ऑफिशियल जेपीएससी के वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी जब से जेपीएससी बना है तब से लेकर के अब तक का जो भी नोटिफिकेशन हम लोग को मिल पाया है, उसके आधार पे हमने ये वीडियो बनाया है। जो केसेस यहाँ चल रहे हैं लोकायुक्त ऑफ झारखंड में, जो कंप्लेंट्स वहाँ पर रजिस्टर किया गया है, उनको देख करके ये वीडियोज़ बनाया गया है। साथ ही साथ जो अलग अलग अखबार जो या फिर जो डिजिटल मीडिया है जो पब्लिश करता है, जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, द प्रिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब में जो खबर छपा था अलग अलग, वो खबरों को पढ़ करके हमने ये वीडियो बनाया है, जो भी जानकारी आप तक पहुंचेगा। क्या मामला है? सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में बात कर रहा था कि ये सारे न्यूज़ हैं इतने सारे कि गवर्नमेंट जॉब इन करप्शन, न्यूज़ हाल फिलहाल का ही न्यूज़ है, 2024 सितंबर 2024 का न्यूज़ है कि द गवर्नमेंट जॉब इन झारखंड मीन्स करप्शन, मतलब गवर्नमेंट जॉब झारखंड में, इसका मतलब ही भ्रष्टाचार है। एग्जाम डिले, कोर्ट केसेस जेपीएससी टू जेएसएससी, ये इन्होंने प्रिंट में इस तरह का एक आर्टिकल छपा था, बहुत विस्तार से उन्होंने उसको बताया था। मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा, आप इसको चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से जब से जेपीएससी बना है या जेएसएससी जब से चल रहा है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर किस लेवल का भ्रष्टाचार किया है। वो एक चौंकाने वाला चीज़ है कि भाई कैसे आप इतना ओपनली भ्रष्टाचार कर सकते हैं और एक भी आदमी इसमें कन्विक्ट नहीं, सजा किसी को नहीं मिला है। ऐसा होता ना कि फांसी पे लगा देते किसी को, क्योंकि स्टूडेंट तो मर रहा है ना भाई। स्टूडेंट के लिए तो ये सुसाइड है एक तरह का, कि जेपीएससी या जेएसएससी के तैयारी में जुड़े या झारखंड के किसी गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी में हम जाएं, तो एक तरह से सुसाइडल मिशन है, वन वे मिशन है कि आप 5 साल 10 साल कितना साल आपको लग जाएगा उसका कोई आइडिया नहीं है किसी को, अंधेरा कुआं है वो। चलिए, तो इस तरह का बहुत सारा न्यूज़ आर्टिकल्स इसके अंदर आया हुआ है। हाल फिलहाल में 2025 का भी आर्टिकल है, 2024 का भी आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल्स 2011-12 का भी हमने लेकर के रेफरेंस के तौर पे, सोर्स के तौर पे उसको रिसर्च किया है, उससे ये आंकड़ा निकलता है। देखिए, झारखंड में पिछले 8 साल में लगभग 22 साल में लगभग ये 8 बार जेपीएससी का एग्जाम कराया गया। पहला एग्जाम जो 2003 में हुआ था, उसके बाद 2005, 2007, 2011, 2013, इतने साल में, मतलब देखिए 2000 झारखंड बना 2000, 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद ही जेपीएससी उसी साल भी ये बना है। उस समय से लेके पहला जेपीएससी करने में इनको 3 साल का समय लगा। फिर ये 3 साल जो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, तो आगे इनको अपना रिजल्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट सब कुछ रिक्रूटमेंट करने में आगे जाके फिर से 4 साल इनको लग जाता है, 3 साल। तो 2003, 2005, 2007, फिर अगला जो एग्जाम होता है 2011 में होता है, 2013 में होता है, 2016 में होता है, और फिर इसके बाद एग्जाम ही नहीं होता है अगले 5 साल तक। और क्या करते हैं ये लोग, 2021 में 7 टू लेकर के 10th जेपीएससी करके एक ही बार में निकालते हैं। लेकिन सीट कितना रहता है? सीट उतना ही जितना एक बार में आता है, लगभग 200-250 सीट। एक साल में अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस में देखेंगे तो लगभग 200 से 250 सीट होता है। तो इन्होंने सीट कितना निकाला? 4 बार का, 5 साल का एग्जाम का पूरा अगर एक बार में निकाल रहे हैं तो सीट भी निकलना चाहिए ना बहुत ज़्यादा, लेकिन सीट निकला कितना है? तो 200-250। तो ये तो सबसे बड़ा मजाक है, और उसमें भी घोटाला। और फिर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में तो उसका तो रिजल्ट ही अभी तक पेंडिंग है, कोई अता पता नहीं है उसका। तो कुल मिला के इन्होंने एग्ज़ाम लिया कहाँ है झारखंड में? एग्ज़ाम के नाम पे तो मजाक किया है। और सबसे बड़ा आयरनी ये है, सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, दुख का बात ये है कि इसमें से एक भी ऐसा जेपीएससी नहीं है, एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, जिसके ऊपर कोर्ट केसेस पेंडिंग नहीं है। अभी 5 दर्जन कोर्ट केसेस जेपीएससी के अगेंस्ट अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग है, जिसके ऊपर सुनवाई होना है, जिसके ऊपर रिजल्ट आना है। और रिजल्ट क्या है? इस देश में न्याय व्यवस्था तो कुछ है नहीं,
डिले का मतलब होता है कोई मतलब नहीं बनता है। अब 20-20 साल सीबीआई को लगता है इंक्वायरी करके अपना चार्जशीट फाइल करने में, तो क्या मान के आप चल सकते हैं, है ना। तो ये सब तो पिछले लगभग 22 साल में एग्जाम लिया। लास्ट का जो ये 2-3 एग्जाम है 7 to 10 और 11 to 13, इन एग्जाम्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4-4 साल और 3-3 साल का वैकेंसी में सीट अगर एक ही साल के जितना है तो उस एग्जाम का कोई मतलब नहीं बनता है, वो एक तरह का फ्रॉड है। दूसरे तरफ अब देखते हैं कि 16 ऑफ द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द कमीशन हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। ये देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, मजाक है। 8 तो यहाँ दिख रहा है, 8 अलग अलग एग्जाम्स, और इन 8 के अलावा कुछ जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी रिलेटेड चीजें होती हैं वो भी एग्जाम जेपीएससी कंडक्ट करती है, उसमें भी भ्रष्टाचार है भरा हुआ। तो कुल मिलाकर के 16 ऐसा एग्जाम था जेपीएससी का जिनका इंक्वायरी सीबीआई ने किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा तोप चला दिया सीबीआई ने आकर के यहाँ पे। सीबीआई भी लगता है कि जेपीएससी के लिए ही काम करती है इसके फेवर में। अरे भाई ये मान के चलिए कि एक आदमी 55-60 साल का आदमी बैठ जाता है चेयरमैन बन करके, या 50 साल का आदमी, और वो कुछ भ्रष्टाचार कर लेता है और उसका इंक्वायरी चलता रहता है अगले 20 साल, वो आराम से अपना रिटायरमेंट काट करके मर गया। अब क्या करेंगे आप बैठ करके वहाँ? तो क्या फ़ायदा है इस तरह का, मतलब चला करके इस तरह का इंक्वायरी मजाक बना के रखा हुआ है। तो एनीवे, जो मैंने बोला कि अब लगभग 5 दर्जन केसेस अभी भी रजिस्टर्ड है जेपीएससी के ऊपर, ठीक, 5 दर्जन मतलब 12 × 5 60 केसेस, और लगभग 60 केसेस टिल जून 2021। अब ये एक नया आंकड़ा है, ये जो मैं बता रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि झारखंड में वैकेंसी ही नहीं है या झारखंड में ऑफिसर्स का जरूरत ही नहीं है। झारखंड में एक ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स का देखिए कितना जरूरत है कि यहाँ लगभग अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड इन ऑल 43 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऑफ द स्टेट वेयर 6,45,844 वैसे लोग हैं 6.5 लाख के आसपास जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाया है, और यहाँ लगभग 3.5 लाख वैकेंसी है। 2021 का आंकड़ा है, 2021 जब 7 to 10 जेपीएससी, और सीट कितना वैकेंसी निकाला हुआ था जेपीएससी में 250 और भी बाकी सारे एग्जाम होंगे इसके अंदर, तो 3.5 लाख वैकेंसी 2021 में था। अभी ये वैकेंसी और बढ़ चुका होगा 2 साल में, 3 साल में। तो ऐसा नहीं कि वैकेंसी यहाँ पे स्टाफ पूरा भरा हुआ है, इनके पास स्टाफ भी नहीं है और जो एग्जाम ले रहे हैं उसमें भी करप्शन है भाई। तो क्या करेगा स्टूडेंट यहाँ पर, कैसे तैयारी करेगा, इसमें क्या करना चाहिए उसको? तो हमको तो खुद ही समझ में नहीं आता है या किसी को भी नहीं समझ में आएगा। अब देखते हैं इनका मुद्दा जो पहले जेपीएससी से ही शुरू हुआ है, ट्रेडमार्क जो मैंने बोला, इनका भ्रष्टाचार एक ट्रेडमार्क है जेपीएससी का, है ना। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 2003 में जो पहला जेपीएससी हुआ, मैंने आपको उस समय बोला कि 3 साल लग गया पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। 3 साल तक क्या कर रहे थे समझ में ही नहीं आ रहा है इनको, 2000 से लेकर के 2003। और देखिए यहां पर क्या होता है कि इन द 2003 एग्जाम मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम सेंटर वेर सेलेक्टेड एंड ओएमआर सीट्स हैड गॉन मिसिंग। मतलब एक ही परीक्षा केंद्र से बहुत सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए उनका ओएमआर सीट मिसिंग हो गया। ये वही मामला है जो 7 to 10 जेपीएससी में ओएमआर सीट मिसिंग का मामला। ये जेपीएससी का अक्सर होता है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका ओएमआर सीट ही नहीं मिलता है, एग्जामिनर का, इन्विजिलेटर का साइन ही नहीं होता, क्योंकि किसी टेस्ट सेंटर पे नहीं, बाद में ओएमआर सीट में क्या है भाई, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जो भी आएगा हम तो गोल गोल कर लेंगे, उसको लेके अलग से दे देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। जब भ्रष्टाचार ही करना है तो कमीशन के अंदर तो वो ओएमआर सीट वहाँ भी भर सकता है ना, उसमें क्या चला जा रहा है, उसके ऊपर इन्विजिलेटर का साइन नहीं होगा। अब चोरी नकल के लिए भी अकल चाहिए भाई, कम से कम झूठा सिग्नेचर ही मार लेता है इन्विजिलेटर का। पकड़े जाते हैं तो मालूम चलता है इन्विजिलेटर का सिग्नेचर मारना भूल गया, रोल नंबर लिखना भूल गया, पता नहीं क्या क्या भूल गए। और उस तरह का ओएमआर सीट्स इंक्लूड कर दिया था बैक गेट से, है ना। तो वो सब चीजें यहाँ पे लगा रहा, ये सब है। ब्राइबरी का मामला इसके अंदर आया कि ऑफिशियल्स एलिजिबली टुक ब्राइब्स टू फेवर रिलेटिव्स फॉर 64 पोस्ट। मतलब 64 ऐसा पद था जिसके ऊपर इन्होंने अपना रिलेटिव्स को ही भर्ती कर दिया। मेंस का भी जो एग्जाम लिया था, तो जो जितना मेंस के एग्जाम देने के लिए क्राइटेरिया होता है कि हर बार आप रैंडम नंबर्स नहीं ले सकते। ये नहीं कि आप 2 लाख बच्चों से मेंस लिखवा रहे हैं, मतलब जो भी रिक्रूटमेंट है, जैसे 60 सीट है तो इसका अगर 10 टाइम्स करें जो कि मैक्सिमम नंबर है तो 600 होना चाहिए, कायदे से ये 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स। तो 60 × 3 180 लोग, या यहाँ से लेकर के 180 से लेकर 600 लोग ही मेंस के एग्जाम के लिए आपको आना चाहिए वहाँ पर। और इंटरव्यू में भी 1:3 का रेशियो होता है। तो ये रेशियो वेशियो से कोई मतलब नहीं, उन्होंने हज़ारों लोगों को मेंस लिखवाया यहाँ पर और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया।
और सारा वो लोग इसके अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं जो किसी न किसी तरीके से रिलेटिव थे, किसी मतलब कोई ऑफिशियल है जेपीएससी का उसका रिलेटिव है, कोई सरकारी आदमी है, कोई नेता है, मंत्री है, उसका रिलेटिव है, उन सब लोगों का यहाँ भर्ती किया गया। इन सब को लेकर के यहाँ पे केस बना और इसी को मैंने बोला कि लगभग 20 साल, कुछ लोगों का जो मार्क्स आया ना 200 में 240 नंबर भी आया हुआ है। और आप ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट से मिलेंगे जो जेपीएससी के अंतर्गत आने वाले अलग अलग एग्जाम्स को दिए हैं और पता चल रहा है कि उनसे कम नंबर लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, उसका नहीं हुआ है। आप वैसे लोगों से भी मिल पाएंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछले 5 साल 7 साल से पेंडिंग है। अरे डॉक्यूमेंट ही जांच नहीं हो पा रहा है भाई। तो इनको 240 नंबर किसी को आया 200 के एग्जाम में, सोचिए क्या मजाक है ये। 20 साल लगता है। आफ्टर 20 years द सीबीआई फाइल्ड इट्स चार्जशीट एंड सेड दैट ए मेजर लैप्स हैपेंड इन फर्स्ट जेपीएससी एग्जाम। अब क्या मतलब बनता है इसका? जेपीएससी पहला जेपीएससी हुआ 2003 में, इसके 20 साल के बाद 2023 में आकर के आप यहाँ पे निष्कर्ष निकाल रहे हैं करे बहुत बड़ा घोटाला हो गया उस समय। अब 2023 आ चुका है, अब क्या करिएगा जाकर के पीछे? तो सिस्टम में तो जब आपका कानून ही टाइट नहीं है तो ये लोग तो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। यहाँ का अफसर वो तो जाता ही है भ्रष्टाचार करने के लिए, उसका एंट्री हुआ है भ्रष्टाचार करके, तो वहां जाकर के वो कुछ ऐसा थोड़ी कर लेगा कि आपको सारा सिस्टम क्लीन कर दिया, अप टू डेट कर दिया। जो अप टू डेट करने आएगा उसके पास कार्यकाल नहीं, उसको हटा दिया जाएगा, वहां से ट्रांसफर कर दो उसका कोई फालतू विभाग में जहां कुछ नहीं होगा। तो ये चीजें यहाँ पर हैं। तो 20 साल लग गया। ये है जेपीएससी फर्स्ट का आंकड़ा जो आपको दिख रहा है। सारे जितने भी सीट थे उस सारे सीट्स पे इन लोगों ने भर्ती कर लिया अपने रिश्तेदारों को। ये है जेपीएससी फर्स्ट। और जो बच्चा यहाँ एग्जाम दे रहा होगा पढ़ लिख करके वो ऐसे ही, तो इस तरह का जैसे मनोज यादव, इस तरह के जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जिन लोगों ने आवाज उठाया, कंटिन्यूस लड़ाई में लड़ा, उन लोगों का क्या है? जो पढ़ करके एग्जाम दे रहा है, जो मेहनत करके एग्जाम दे रहा है, गरीब परिवार से आता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो महीने का 7-8 हज़ार रुपया घर से मंगा करके केस लड़ रहे हैं बैठ करके यहाँ, और घर वाला अपना जमीन बेच करके वो केस लड़वा रहा है कि एक दिन बच्चे का जॉब लग जाएगा तो ये सारा जमीन हम वापस ले लिया, कर्जा चुक जाएगा हमारा कैसे भी। अरे भाई वो केस भी तो अंधे कुएं में है, क्योंकि भारत का जुडिशियरी में ऑलरेडी 4.5-5 करोड़ केस पेंडिंग है। चलिए, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है, एक के ऊपर एक सारा इफेक्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम, 2005 में जो सेकंड जेपीएससी का एग्जाम हुआ। अब देखिए यहां तमाशा, 172 टोटल पोस्ट निकाला गया, ठीक, 172 टोटल पोस्ट, और उसके ऊपर 165 में जो अपॉइंटमेंट किया गया वो डिस्प्यूटेड अपॉइंटमेंट। मतलब जितने सीट निकाले गए, अगर आप इसका आंकड़ा देखें तो लगभग 96% सीट पर इन लोगों ने अपना आदमी बैठाया। मतलब जो अपॉइंटमेंट किया गया वो डिस्प्यूटेड था, गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किया गया। इससे बड़ा मजाक और इससे बड़ा तमाचा पूरे भारत के सिस्टम पे, पूरे भारत के पॉलिटिकल व्यवस्था पे कोई नहीं हो सकता है कि आप 96% सीट पे ऐसा भ्रष्टाचार कर दें। अरे चलो भाई मान लेते हैं 2-3 सीट पे कर दिए भ्रष्टाचार, 2-3 लोग अपना भी तुम घुसा लिए और बाकी सीट छोड़ दिए, 90% 95% सीट छोड़ दिए मेरिट में लाने वाले बच्चों के लिए, जो मेरिट से पढ़ के एग्जाम देता है। 2-3 पर चलो बर्दाश्त कर लेंगे कि चलो इतना तो भ्रष्टाचार तो करोगे ही करोगे तुम लोग, लेकिन जब 96% पे भ्रष्टाचार हो चुका होगा, और सोचिए कितना सीट यहाँ बचा, 7 सीट या 3 सीट 4 सीट 5 सीट ऐसा बचा जिस पे सिलेक्टेड स्टूडेंट को ले लिया गया दिखाने के लिए कि देखिए भाई मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हुआ है। ये तो बहुत बड़ा मजाक है भाई। दूसरा, अपॉइंटमेंट्स लेबल्ड एज डिस्प्यूटेड ड्यू टू एलिज्ड मैनिपुलेशन। मतलब इनके जो भी आंसर सीट हुआ होगा, जो भी ओएमआर सीट है, उन सब में मैनिपुलेशन करके, ओवर राइटिंग कर करके जो जेपीएससी का आंसर लिखा इन लोगों ने, आंसर के ऊपर अपने से आंसर लिख दिया गया अंदर, और उस तरह से इनको मैंने ज्वाइनिंग कराया गया, तो इसलिए ये डिस्प्यूटेड कहलाए। अब देखिए कोर्ट के इंटरवेंशन से क्या होता है। झारखंड हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑल 165 डिस्प्यूटेड अपॉइंटमेंट्स साइटिंग एविडेंस ऑफ रिजल्ट मैनिपुलेशन। मतलब 165 लोग जो यहां पे दिख रहे हैं, इन सब का निरस्त कर दिया गया। मतलब एक तरह से वैकेंसी खत्म हो गया, एविडेंस ऑफ रिजल्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट महान है, झारखंड हाई कोर्ट ने क्या किया, ये जो 165 लोग आए डिस्प्यूटेड क्राइटेरिया में, इनका तो निरस्त कर दिया उन्होंने वैकेंसी, और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया। ये लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये लोग भी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई कैसे हमको हटाया जा रहा है डिस्प्यूटेड के नाम पे। अरे भाई डिस्प्यूटेड से आए थे तो हटाया जा रहा है आपको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ाई लड़ता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना हो तो ये देश में सरकार जो है ना, हम लोगों को ठग के चला जाएगा, चपटा कर देगा पूरा का पूरा रोड रोलर के नीचे।
तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा अहमियत देता है इंडिविजुअल के अधिकार को, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को, इन सब के लिए खड़ा होता है, स्टैंड लेता है। तो जो भी 165 लोग थे, खैर उनको तो क्या है, नहीं है मामला, उनके ऊपर रोक लगाया गया कि नहीं, इनका वैकेंसी निरस्त नहीं किया जाएगा, इनका वैकेंसी एज इट इज़ बना रहेगा जब तक कि फाइनल इन्वेस्टिगेशन और नहीं चलता है। और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे इस देश में तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है, आप सब जानते हैं वो चीज़। एनीवे, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चलाया गया और वो उसका क्या रिजल्ट है किसी को कुछ नहीं है। ये था दूसरा जेपीएससी। अब देखिए 2005 में जब दूसरा जेपीएससी हुआ, उसके बाद तरह तरह का एलिगेशंस लगा। फाइनली ये सबके सामने आया 2008 में कि किस तरह नेपोटिज्म किया गया। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, कि कैसे अपने लोगों को भर्ती किया गया। आप देखिए यहाँ पे नाम है इन लोगों का, जैसे कैंडिडेट थे मुकेश कुमार महतो, ये भाई थे उस समय के डिप्टी सीएम सुदेश महतो को, इनका सिलेक्शन हुआ। दूसरा है प्रशांत कुमार लायक, ये है क्लोज रिलेटिव एमएलए प्रदीप यादव के क्लोज रिलेटिव। तीसरा नाम है राधा कृष्ण किशोर, ब्रदर ऑफ एक्स एमएलए राधा कृष्ण किशोर। रजनीश एंड कुंदन कुमार, सन्स ऑफ एक्स जेपीएससी मेंबर गोपाल प्रसाद सिंह। उसी तरह मैं मौसमी नागेश, विनोद राम और इसके जैसे और भी 12 ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड थे या तो जेपीएससी के किसी मेंबर से, या फिर वो किसी न किसी एमएलए या एमपी के अपने माने क्या कहें रिलेटिव थे, या बेटे थे, या जो भी थे। चलिए, तो भाई इस तरह का इन्होंने सिलेक्शन अपॉइंटमेंट किया, जिसका नाम अवेलेबल है, आप जाकर के सोर्सेज में दूंगा, उस सोर्स में जाकर के पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं, देखते हैं और क्या हुआ। इसके बाद जेपीएससी के ऊपर तरह तरह का रेड्स होता है। 9 अलग अलग ठिकानों पर रेड डाला गया इनका, जो भी इसके मेंबर्स थे या जो भी चेयरमैन थे। और वहाँ पे क्या मिलता है कि जब गए तो ये लोग डॉक्यूमेंट्स देखा उन लोगों ने, अरे भाई ये क्या मजाक है, जो कैश पैसा लेगा वो डॉक्यूमेंट बना के पैसा लेगा क्या, वो तो हार्ड कैश लेगा ना। तो जब अगर हार्ड कैश नहीं मिलेगा तो आप डॉक्यूमेंट में क्या खोजिएगा बैठ करके वहाँ पे। और जो हार्ड कैश लेगा वो तो इधर उधर प्रॉपर्टी में पैसा फंसा दिया, कहीं भी इधर उधर 3-5 कर दिया। जब 3-5 इनको करना ही आता है तो पैसा लेकर के तो कहीं भी कुछ भी कर देंगे ना। तो जब पैसे का कोई हिसाब किताब इनको नहीं मिला तो देखिए फाइनली क्या था, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड कन्विक्शन सजेस्ट जुडिशियल और इन्वेस्टिगेटिव डिलेज। क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस या इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि इनके अगेंस्ट कोई प्रॉपर कार्रवाई किया जाए। तो रेड तो हुआ दबा करके, 9 जगह पे रेड हो गया, लेकिन फिर भी हाथ कुछ नहीं लगा इनको, क्योंकि इतने मूर्ख तो थे नहीं ये लोग कि हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर चेक लेकर के पैसा लेते हैं, ब्राइब का पैसा, या प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। और ये 2010 का मामला, उसमें फ़ोन पे, जी पे ये सब रहता नहीं था। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता होगा हार्ड कैश में हुआ। हार्ड कैश कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं है, और फाइनली कुछ ऐसा हुआ नहीं। करते आ गया थर्ड जेपीएससी, और 2011 में तीसरा जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ। तीसरे जेपीएससी में भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, और फाइनली एस्पिरेंट्स को यहां दबा करके वही घूम फिर के, इसमें भी मामला, सब मामले एक ही जैसे हैं कि अपने बच्चों का अपॉइंटमेंट करना उसके अंदर। अरे हम लोग बच्चे नहीं है क्या, या आप बच्चे नहीं हैं, या जो भी लोग देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं का बच्चा या उन्हीं का रिलेटिव है, उसको वो बिना पढ़े, अगर आप, एक सोचने वाला बात भी है कि जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है उसको आपने बिना पढ़े किसी पोस्ट पे बैठा दिया, उसके अंदर काबिलियत नहीं, वो बैठ करके क्या करेगा, समाज का सेवा करेगा वो नहीं, वहाँ बैठ करके भी वो भ्रष्टाचार ही करेगा। और आने वाले जनरेशन टू जनरेशन आपका भ्रष्ट होता ही चला जाएगा। लेकिन ये सब कहानी इनके कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है, वो है पैसा। पैसा इनका धर्म है और पैसा इनका ईमान है, तो उसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। थर्ड जेपीएससी उसी का भेंट चढ़ गया, करप्शन का। जेपीएससी आया जिसमें आप बार बार नॉर्मलाइजेशन और ये सब का प्रपंच देखते हैं। तो 2013 में फोर्थ जेपीएससी एग्जाम हुआ। 30% जो इसमें क्वेश्चन पेपर था वो डायरेक्टली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था, मतलब वर्ड टू वर्ड कॉपी किया गया था। क्वेश्चन भले हम यहाँ लगाए नहीं है, लेकिन अगले बार जब कभी वीडियो बनाएंगे तो क्वेश्चन पेपर भी लगा देंगे कि किस यूपीएससी पेपर से या पुराने किस पेपर से ये डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन पेपर मैच कर रहा था। 30% क्वेश्चन, 3% नहीं बोल रहा हूं, 30% क्वेश्चन। और जब इनका आंसर किया है तो उसमें भी 30% का कचड़ा। आंसर की तो हर बार आएगा तो इनको यही नहीं पता होता कि झारखंड कब बना। वैसा वैसा गलती ये लोग करते हैं आंसर के निकालने में। कोई जाहिल ही बनाता होगा आंसर की इनका बैठ करके, जिन ABCD भी जिसको नहीं आता है। तो वैसे वैसे लोगों ने आंसर की बैठ के वहां बनाया और उसमें जा करके फिर से वहां पे उसी तरह का घोटाला हुआ। तो इन सब की वजह से नॉर्मलाइज किया गया रिजल्ट, और तरह तरह का मास प्रोटेस्ट जो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सुनने वाला है। एंड में आपको बताता हूं कि ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है हम लोगों के साथ एज ए एस्पिरेंट, एज ए गवर्नमेंट जॉब सीकर,
झारखंड में जितने लोग हैं उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मैं आपको एंड में थोड़ा सा विश्लेषण करके हल्का सा बताता हूं। चलिए अब देखते हैं 2016 से लेकर के 18 का जो मामला है। 2013 तक आपने देखा कि इसमें फोर्थ जेपीएससी हुआ। अब जो जेपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा और भी जो एग्जाम लेती है उसमें इसी तरह का प्रपंच है, इसी तरह का घोटाला है कि उसके अंदर अनियमितताएं बहुत सारी हैं। जैसे क्या है कि जेपीएससी का ये जो नोटिफिकेशंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, नोटिफिकेशन का नंबर कि 04/2018, 05/2018, 40/2016, 41/2016, ये सब में किसी न किसी तरीके का घोटाला है। इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 5 से 7 साल से डॉक्यूमेंटे वेरिफिकेशन हो रहा है। अरे भाई क्या पढ़ना नहीं आता डॉक्यूमेंट में देख करके उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं 5 से 7 साल। ये स्टूडेंट के ऊपर क्या बीत रहा होगा हमको तो सोच के भी मतलब ये लगता है। अब ये क्या कर रहा होगा स्टूडेंट कंफ्यूजन में कि जिसको मान लीजिए जॉब लग जाना चाहिए था जिस समय पे, अब ये स्टूडेंट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही इसका हो रहा है और 1 साल 2 साल नहीं 5 साल से बैठा हुआ है। तो ये क्या कर रहा होगा आप सोच के देखिए स्टूडेंट, है ना। तो चलिए उसी तरह यहाँ पे फेवरेटिज्म के क्लेम्स कि जिस बच्चे का कम नंबर भी आया है और वो बच्चा क्या है रिलेटिव है या किसी तरह से जुड़ा हुआ है किसी के साथ या पैसा देके घुसा हुआ है, उसका सिलेक्शन कर लिया गया और जो मेरिट से नंबर भी प्रॉपर लाया हुआ उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और वैसे कई गवाह हैं, कई सबूत मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। अब और भी क्या चीजें हैं। अब आता है 2021 का समय, करते करते लगभग 18 साल बीत चुका है। 2003 में जब पहला जेपीएससी था, इन्होंने क्या किया, सारा एग्जाम को मर्ज करके एक ही जेपीएससी बना दिया। तो अगर मान लीजिए 1 साल में सीट, चलिए मिनिमम भी मान के चलते हैं 170 से लेकर के 200 सीट अगर 1 साल में निकालना चाहिए इनको, तो क्या 4 साल का वैकेंसी अगर एक बार में आएगा तो ये सीट को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, तो मिनिमम 500 सीट भी नहीं निकालना चाहिए, 1000 सीट नहीं निकालना चाहिए। लेकिन नहीं, वही 200-250 सीट। और उन सबको कह दिया गया कि 7 to 10 जेपीएससी है, हाफ जेपीएससी है भाई, इसमें कोई मतलब नहीं बनता एग्जाम देने का। लाखों लोग इसमें फॉर्म भर दिया, अपीयर हो गए। फॉर्म का पैसा अगर 100 रुपया भी लिया गया तो करोड़ों रुपया तो जेपीएससी ऐसे ही कमा लिया फॉर्म बेच के, क्योंकि पता है कि भाई सिलेक्शन में अपना ही आदमी घुसाना है इसमें। तो इधर से भी करोड़ दो फॉर्म के रूप में क्राउड फंडिंग हो रहा है। इकोनॉमी सेक्टर में क्राउड फंडिंग, जब आप छोटा अमाउंट बहुत बड़े क्राउड से लेते हैं तो आपके पास जो एक्यूमुलेशन होता है बहुत बड़ा अमाउंट का होता है, वो जेपीएससी के पास हुआ। खाली फॉर्मे का तो पैसा लेता है और क्या करता है। इसमें देखिए कि 57 OMR सीट डिसअपियर ड्यूरिंग द 7 to 10 कंबाइंड एग्जाम। ये वो OMR सीट हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का है, कि जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि इन सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे हुआ तो पता चला कि उनका OMR सीट ही गायब है, क्योंकि OMR सीट सामने आए, जब वो एग्जाम दिया होगा तब तो सामने आएगा। तो OMR सीट नहीं है, उसको जेपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमसे मिसिंग हो गया है। फिर 49 इनिशियली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लेटर हैड देयर रिक्रूटमेंट कैंसल्ड। इसको देखते हुए जो हाई कोर्ट था उन्होंने 49 लोगों का जो अपॉइंटमेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया। और ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है तो लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने कैंसिल किया है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, वहां जाकर के स्टे उनको मिल ही जाता है किसी न किसी तरीके से। जेपीएससी ने ये मान लिया कि उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फॉल्ट है। बताइए, जेपीएससी खुद ही जाकर के कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना उसमें एक फॉल्ट है, और स्टूडेंट अभी भी तैयारी कर रहा है जेपीएससी का। तो ये तो एक तरह का मजाक है कि हम ओपनली मान ले कि हाँ हमारे में फॉल्ट है, अब आपको जो करना है कर लीजिए हमारे साथ। क्या कर सकता है एक बच्चा, क्या कर सकता है एक टीचर, या क्या कर सकता है कोई भी आकर के यहाँ पर? कुछ तो नहीं कर सकते हम लोग। झारखंड हाई कोर्ट बिकेम इन्वॉल्व इन फॉलोइंग प्रोटेस्ट। जो भी अभी सब चलता रहा, कोई इसका मीनिंग नहीं बनता है ना आकर के कोई, क्योंकि एंड रिजल्ट कुछ नहीं दिखता है। ऐसा कोई कड़ा कानून बना दिया जाए या ऐसा कुछ कर दिया जाए कि जिंदगी में कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं, ऐसा पनिशमेंट दिया जाए कि भ्रष्टाचार कभी हो नहीं वहाँ पे, तब जाकर के होगा। तो यहाँ तो एक तरह से डिक्टेटरशिप लागू होना चाहिए भाई, है ना। चलिए, कैंडिडेट्स फ्रॉम सेम एग्जाम रूम क्लियर टेस्ट, ये सब आप सब सुनोगे कि ये हाल फिलहाल का 2021 का मामला है, कोरोना के बाद का मामला। बार बार आप सुन रहे होंगे कि एक ही एग्जाम रूम में सीरियल वाइज इनका सिलेक्शन हुआ था, कि भाई सारे टैलेंटेड स्टूडेंट जो है ना यहाँ के 2-3 परीक्षा केंद्र पे पहुँच गए थे, तो उनका सीरियल वाइज सिलेक्शन हो रहा था उसके अंदर में, है ना। और ये सब फेल हो गए बाद में, जेपीएससी एडमिटेड, ये सब हमारे रूल्स के हिसाब से नहीं हो पाया। और जो बीजेपी लेजिस्लेटर्स जिन्होंने आवाज़ उठाया, मामला फिर पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल क्या होता है वो भी आगे समझते हैं कि मामला पॉलिटिकल का मतलब क्या है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ कैसे है, वो सब तो भाई स्टडी का विषय है, वो सब तो हम लोग रोज़ पढ़ते रहते हैं, उसमें क्या चला जा रहा है। एनीवे, अब देखिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट। जो यहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ये 16 अप्रैल 2025 का न्यूज़ है। 16 अप्रैल 2025
एक्स जेपीएससी चीफ अमॉन्ग 13 स्कैम एक्यूज्ड इन सीबीआई कोर्ट। मतलब ये कितना साल इनको लग गया, 20 साल लग गया ये प्रूव करने में कि हाँ यही लोग आखिरकार स्कैमस्टर हैं। और अब देखिए, जिस समय भ्रष्टाचार किया, जो इनको पैसे से एंजॉय करना था वो तो कर लिया, अब ये बुढ़ापे में जा रहे हैं, मान लीजिए इनको जेल हो भी गया या जेल में चले भी गए तो क्या हो जाएगा, इनको क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ज़िंदगी दुनिया में कितने करोड़पति ऐसे हैं जो जेल में हैं, पैसा दीजिए छूटिए बाहर निकलिए। और जेल का किस्सा सुनना है तो यूट्यूब पे बहुत सारा पॉडकास्ट अवेलेबल है कि जेल में कैसा लाइफ जीता है पैसा वाला आदमी, है ना। जाके जेल में क्या करेगा, 2 करोड़ दे दिया, अपना एंजॉय करेगा जेल में। एनीवे, तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में आई कि सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया और फालतू का वो सब ड्रामा हुआ, उस सब से कोई मतलब नहीं बनता है। कोई समाज में या किसी ऑफिसर को ऐसा मैसेज नहीं किया ना कि अगर आप करप्शन करेंगे यहाँ पर तो बहुत बुरे फंसेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो जब यही पता है कि आप इम्यून है एक तरह से सिस्टम से, सिस्टम आपके हाथ में है, गोद में बैठा हुआ है आपके, तो आप तो भ्रष्टाचार करेंगे ही करेंगे, हर कोई करेगा ये भ्रष्टाचार। तो ये मामला घूम फिर करके कुछ नहीं होता है। और अभी लगभग 5 दर्जन केसेस जो हैं जेपीएससी में पेंडिंग है अभी। ठीक, अब 2024-25 आ चुका है और यहाँ अभी क्या चल रहा है, तो अभी हम लोग बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट कब आएगा और नोटिफिकेशन अगला वाला कब आएगा 14 जेपीएससी का, फिर उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ठीक तरीके से होगा या नहीं होगा, ये भी हम लोग को पता नहीं है कि उसमें घोटाला होगा कि नहीं होगा। फिर जब वो घोटाला मान लीजिए क्लियर हो गया, अब मेंस का एग्ज़ाम कब होगा अगला वाला, वो भी नहीं पता है। और अगर वो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें घोटाला होगा कि नहीं होगा। ये तो एक अनएंडिंग साइकिल है, विशियस साइकिल चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट ऐसा बुरा फंस चुका है यहाँ पे कि झारखंड में पैदा ही क्यों है वही सोच रहा है, गलती कर रहा है कि भाई ऐसा एक राज्य है जहाँ पर इस तरह का करप्शन हो रहा है और इसके लिए देखने सुनने वाला कोई नहीं है। ये नेशनल मुद्दा नहीं है हमारे लिए कि भाई झारखंड का थोड़ा एग्जाम को देखो, झारखंड का न्यूज़ आ जाएगा टीवी पे तो देखेगा कौन उसको, ये सब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो हम लोग का वीडियो देखेगा कौन, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जुड़ा हुआ। आप क्या फ्यूचर का ये एस्टिमेट लगाइएगा, क्या प्रिपरेशन कीजिएगा, हमको तो वही समझ में नहीं आता है। तो जैसे ये ब्लैक बोर्ड अंधेरा है वैसा ही हमारा ये झारखंड में अगर गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करें तो वो सब कुछ अंधेरा है। एनीवे, इतना देर से जो भी फ्रस्ट्रेशन में मैंने बोला आपको, अब देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो स्टूडेंट को क्या करें, अब ये प्रॉब्लम आ गया है, क्या करें क्वेश्चन। तो पहला चीज तो ये करें कि आप जेपीएससी का झारखंड के गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं बैठे रहिए, क्योंकि इनका अब कोई अता पता नहीं है ना। ये रिजल्ट तो यही आ रहा है। अगर बाई चांस भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि कोई ऐसा चेयरमैन आ जाए, पूरा सिस्टम सरकार ऐसा चाह ले, क्योंकि सरकार भी तो चल रही है ना पिछले साल से। जेपीएससी में क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2018 में ये क्वेश्चन, मैंने किसी साल एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि झारखंड के पिछले 16 साल का आप बताइए, मैंने एस्टिमेट ऐसे लिखिए झारखंड के 16 साल कैसे बीते, जबकि झारखंड के 18 साल उस समय बीत चुके थे जब वो क्वेश्चन आया था। तो सारा क्वेश्चन वो दिया था 3 साल 4 साल पहले का, 2 साल पहले का, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस एस्से में क्या लिखेगा, एस्से में यही लिखेगा ना कि जेपीएससी घोर भ्रष्टाचारी है और वो सब चीज़। एनीवेज, तो आप सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि झारखंड के साथ साथ कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम जो कि केंद्रीय लेवल पे होता है, खैर केंद्र भी वही है, वहाँ भी वही भ्रष्टाचार है, एसएससी भी देंगे वही भ्रष्टाचार है, नीट के एग्जाम देंगे वही भ्रष्टाचार, कहाँ बचा हुआ है। लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जेपीएससी। जेपीएससी के पास किसी भी तरह का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, कोई इसका जवाब सुनने वाला नहीं है, सब मजाक करने बैठे हैं। तो केंद्र सरकार का जो एग्ज़ाम्स होता है उसका भी तैयारी करें, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का। सिर्फ जेपीएससी के भरोसे नहीं बैठे रहना है। अगर आप जेपीएससी में हैं, जेपीएससी के प्रिपरेशन में, तो आप जरूर से केंद्र में इसके समकक्ष जो एग्ज़ाम होता है, इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम होता है, जो होता है यूपीएससी, इसका भी तैयारी करें अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हैं तो। ठीक, तो जेपीएससी वाले वो सिविल से, क्योंकि देखिए सिलेबस का तरीका, सिलेबस सेम ही होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, उसका क्वेश्चन का प्रारूप अलग होता है। मतलब जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब कुछ पढ़ना होगा, तो जो आपको जेपीएससी में पढ़ना है वो यूपीएससी में पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि इन डेप्थ, मतलब इन डेप्थ का कोई डिफिनेशन नहीं है, क्या गहराई का कोई डिफिनेशन नहीं, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है तो गलत कर रहा है। अगर इतिहास आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है जेपीएससी में, सेम इतिहास पढ़ाया जाता है यूपीएससी में भी।
अब यूपीएससी में ये होता है कि चलो हम थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, मेंस का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा उसको प्रैक्टिस अलग तरीके से करेंगे सॉल्व करने का। प्रीलिम्स आएगा तो क्योंकि उसका क्वेश्चन का नेचर अलग है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो उसका तैयारी अलग हो सकता है। बाकी जो स्टैटिक ज्ञान है ना वो सब में एक जैसा है कि चंद्रगुप्त मौर्य हो तो उसका पुत्र बिंबिसार ही रहेगा, सॉरी बिंदुसार ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं हो जाएगा उसमें आकर के चीजें। तो आप जेपीएससी के साथ साथ यूपीएससी और कोई भी दूसरा स्टेट पीसीएस जो रेगुलर तरीके से होता है और थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है करप्शन से, जिसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, जैसे बीपीएससी है वो भी भर दिए, किसी भी तरीके से आप भर दीजिए, है ना। ऐसा स्टेट पीसीएस नहीं भर पाइएगा जहां पर कि डोमिसाइल का कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, वैसे होता नहीं है आमतौर पे, लेकिन लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शन होता है। अब आसाम का भरने जाएंगे तो आसामीज आना चाहिए आपको, तो वो सब कुछ रिस्ट्रिक्शन जहां नहीं होता हो, लैंग्वेज आप समझते हो, वहां एग्जाम भी आप फॉर्म भरिए, क्योंकि सबका सिलेबस एक ही है, सब में वही लगभग 9-10 पेपर जो है ना, सब में एक समान ही पढ़ना होता है। वो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव होता है, हर राज्य अपना कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करता है, 33% के आसपास, मोर देन 33% क्वेश्चन अपने स्टेट का वो इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गया। अगर आप जेएसएससी के लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर से जरूर कोशिश कीजिए कि इसके लिए जो भी इसके इक्विवेलेंट एग्जाम है केंद्र सरकार का, जहां पर थोड़ा चांसेस है कि करप्शन ना हो, लेकिन बोलने का मन तो नहीं करता है कि करप्शन ना होगा, क्योंकि कचड़ा जो क्वेश्चन आपने देखा ना कि एसएससी सीजीएल में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये गाना कौन बना रहा है, इस गाने से किसका एंट्री हुआ, ये रैप सॉन्ग है कि कौन सा सॉन्ग है, तमाशा जो है वहाँ पे, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम थोड़ा सा रेगुलर हो तो यहाँ जॉब लगने का संभावना वहाँ ज़्यादा है। यहाँ ईजी के चक्कर में मत घुसिए, ये मान लीजिए थोड़ा ईजी पड़ जाएगा आपको एग्जाम देने में, लेकिन उससे क्या होगा, एग्जाम के चक्कर में आप लटके रहिएगा 5-7 साल, कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो थोड़ा जागरूक बनना है, ये सारे एग्जाम्स को भरना है, मतलब अपने पास ऑप्शंस ज़्यादा बना के रखना है। ये एक उपाय आप कर सकते हैं। अभी क्या करें में यही एक ऑप्शन है। दूसरा आप क्या करना चाहिए, साथ ही साथ जो अपना एकेडमिक्स है ना, जो एकेडमिक आप लेकर के चल रहे हैं, इसको छोड़िएगा नहीं। जो बच्चे गलती करते हैं कि ग्रेजुएशन में आ गए और मान लीजिए आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, माने आपने अप्लाइड साइंसेस नहीं पढ़ा है। अप्लाइड साइंसेस पढ़ेंगे तो आपका तुरंत नौकरी लगेगा। अप्लाइड साइंसेस का मतलब होता है इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस तरह की चीज़ों को अप्लाइड कहते हैं। जब एमबीए, जब ये सब चीज़ों में आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करेंगे, तो आप उसको कहा जाता है टेक्निकल पढ़ाई, वो जाकर के आपको कहीं ना कहीं जॉब लगवा देगा। लेकिन जब आप लाइफ साइंसेज, जब आप सोशल साइंसेज, ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे, आर्ट्स वगैरह का सब्जेक्ट, तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो जो एकेडमिक्स आपका चल रहा है, अगर बीए कर रहे हैं तो एमए में ज़रूर जाएं, और एमए कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि किसी तरह हम पीएचडी को हासिल कर लें। इसमें यहाँ से भी करियर स्कोप थोड़ा थोड़ा खुलेगा। कोशिश करिए कि एक ही बार में, मान लीजिए किसी कॉलेज से आप एमए कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर के अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो कोई डिस्टेंस लर्निंग करके, कोई टेक्निकल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, वो सब करते रहिए। एक ही तरह यहाँ ये मामला है, हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई मल्टीपल नाव पे नहीं सवार होना चाहिए, हम लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन यहाँ ये कि जो नाव पे आप सवार होने वाले हैं, वो नाव कब डूबेगा और कहाँ आपको लेके जाएगा ना, उसका कोई पता नहीं है। उस नाव में पतवार ही नहीं आगे बढ़ने के लिए, जेपीएससी जिसका नाम है, या झारखंड का गवर्नमेंट जॉब जिसका नाम है, तो आपको मल्टीपल अलग अलग नाव का ऑप्शन रखना पड़ेगा कि भाई ये तो डूबा ही डूबा, हम लोग किसी और से, किसी और माध्यम से कम अपना ज़िंदगी तो ठीक रख पाए ना। क्योंकि यहाँ ये सिस्टम हम लोग नहीं बदल सकते, इतना हैसियत नहीं है हमारा। और क्यों नहीं बदल सकते हैं, मैं आपको टेक्निकल जो लेक्चर्स हमारा होता है उसके थ्रू समझाता हूँ कि क्या दिक्कत है एक्चुअली ये सब। अब देखिए, तो सबसे पहले एकेडमिक्स जो आपका चल रहा है, इसको छोड़े नहीं, ये कंटिन्यू करते रहिए तैयारी के साथ साथ। एग्जाम, मान लीजिए एग्जाम आपने दिया, जॉब लग गया, ठीक है, लेकिन अगर नहीं चला तो कम से कम आपका एकेडमिक्स तो साथ में चल रहा है ना। एंड अगर आप इसमें पीएचडी के लेवल पे आते हैं तो भी नौकरी आपको ठीक तरीके से मिल सकता है ना। तो ये 2 काम आप बिल्कुल करते रहिए। तीसरा वही है कि भाई आजकल जो है तरह तरह का अलग अलग, मतलब एम्प्लॉयमेंट का चीज़ें आ चुकी है हमारे। जैसे मान लीजिए आप कोई यूट्यूब का ही अगर आपको शौक है यहाँ पर, तो शौक के फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में हो सकता है कि आपका प्रोफेशन बन जाए। तो यूट्यूब पे भी अगर आप पढ़ाते हैं तो कुछ यूट्यूब का ऐसा एजुकेटेड लेक्चर वगैरह बनाइए, या ये सब जो चीज़ें आप कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन बैठे नहीं रहिए इस एग्ज़ाम के कि अरे भाई नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ना शुरू करेंगे और हमको कोई ना कोई पैसा तो दे ही रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपको पैसा लेने में हाथ कांपना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो गार्जियन से पैसा मांगने में डर लगने लगता है कि क्या बोल के 2000 मांगे यार। तो अपना जब आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना करके या अपना
खर्चा निकालने का कोशिश करने लगिएगा ना धीरे धीरे, तो आपका दिमाग खुलेगा और आप अलग अलग फील्ड में जाने की कोशिश वगैरह करेंगे कि क्या करना चाहिए। हमेशा आप सोचिए कि कैसे हमको अपना फ्यूचर जो है ना थोड़ा एटलीस्ट फाइनेंशियली सिक्योर करना है, और तब आगे बढ़िए उसमें। और ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है कि झारखंड में रह करके अगर आप परेशान हैं तो उस परेशानी से बचने का यही उपाय है कि कोई और भी अल्टरनेटिव एग्जाम्स दिया जाए उसको, या अपना करियर ऑप्शंस कोई और भी अल्टरनेटिव देखा जाए, उसको प्लान बी के रूप में रखा जाए कि चलो ये तो दे ही रहे हैं, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग कर सकते हैं अभी फ़िलहाल एज ए स्टूडेंट। अगर आप जेपीएससी के प्रीवियस ईयर के एस्पिरेंट हैं जो कि मेंस वगैरह दिए रखे हैं, मेंस का रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस ही रखिए, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया जेपीएससी का कि कुछ भी यहाँ अता पता नहीं है, 2 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए माइंड मेकअप करके बैठे रहिए और तैयारी में जुड़े रहिए। ठीक है, आज न कल ये हो ही जाएगा आपका। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं तो 2-3 बार में हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो वैसे एस्पिरेंट है, जो पुराने एस्पिरेंट हैं, वो अपना तैयारी बनाए रखिए। दूसरे जो एस्पिरेंट हैं, जो नए हैं, जो नए तरीके से जेपीएससी में आना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि भाई आप अपना एकेडमिक्स के साथ साथ जेपीएससी का तैयारी कीजिए, कोई भी कोर्स में एनरोल हो जाइए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, उस समय आपको तैयार बैठे रहना होगा। और जेपीएससी नोटिफिकेशन निकाले उसके बाद टाइम नहीं देगी आपको कि आप उसके बाद आराम से बैठ करके पढ़िएगा। ये होगा कि मान लीजिए वो कोशिश क्या करते हैं ना, ये जेपीएससी को अब एक और कीड़ा काटे हुए कि हम नोटिफिकेशन निकालते के साथ एग्जाम ले लें, एग्जाम लेते के साथ रिजल्ट निकाल दें। 7 to 10 जेपीएससी में यही होता है, रिजल्ट के जल्दी निकालने का कोशिश इन्होंने किया कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। सबने तारीफ किया, जब पता चला कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हो गया कचड़ा। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो जो नए एस्पिरेंट हैं अपने एकेडमिक्स के साथ ही अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, पढ़िए, स्टडी करना है सेल्फ स्टडी करिए, कोई कोचिंग ज्वाइन करना है कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग वाला से डरने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि सब कोचिंग माफिया यहाँ बैठा हुआ है। कोचिंग वाला क्या कर लेगा, आपका तो ऑलरेडी पैसा पूरा लुट चुका है। बचपन से जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपको क्वालिटी एजुकेशन थोड़ी दे रहा है वो तो ऐसे ही एजुकेशन दे रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब प्रैक्टिकल कोई उसका एप्लीकेशन नहीं है लाइफ में। और जब आप किसी भी कोचिंग में, आईआईटी के कोचिंग में जुड़ते हैं, मेडिकल के कोचिंग में जुड़ते हैं, या जाकर के सिविल सर्विसेज के कोचिंग में जुड़ते हैं, वहाँ एक ही साल में आपको इतना पढ़ा देता है, इतना सक्षम बना देता है कि आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। और वो कितना, जहाँ 50 लाख रुपए ऑलरेडी डुबा चुके हैं, कोचिंग वाला क्या ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख ले लेगा आपसे। तो उसके पीछे मत भागिए, कहीं भी जाकर के एक कोचिंग कर करके ज्वाइन कर लीजिए। जो इंडिया में जो घटिया क्वालिटी का जो एजुकेशन दिया जा रहा है, नहीं तो स्कूल के पढ़ाई से, कॉलेज के पढ़ाई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल जाता, कोचिंग में क्यों जाते बच्चे। तो इसका मतलब उस स्तर का, आपका जिस स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, उस स्तर का स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, और ये फैक्ट बात है। और वहाँ भी इस तरह का है, टीचर वहाँ भी पढ़ा सकता है, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन टीचर का हाथ बांध के रखता है स्कूल का मैनेजमेंट। छुट्टी के दिन बुलाना टीचर को स्कूल में, परेशान करना झूठे मोटे का, आलतू फालतू होमवर्क देना कि चलो आज छुट्टी है तो ऑनलाइन क्लास, तो ये सब करके जो तमाशा बनाते हैं, टीचर्स को जो परेशान करता है मैनेजमेंट, वो भी देखना पड़ता है ना। टीचर्स का कहीं कोई गलती नहीं होता है उसमें। क्या करें, हम तो टीचर है, अभी हम स्टूडेंट है मान के चलते हैं, या कोई भी स्टूडेंट होगा मान के। टीचर तो हमेशा लाइफ भर सीखता रहता है, रिपीटेटिव तरीके से एक ही चीज़ डिलीवर करता रहता है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करता है। तो उसमें उसका गलती नहीं है, जो उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, वो हमेशा उसको प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि उनका काम है पैसा कमाना। जो भी बिजनेस बनाया गया, जो सिस्टम बनाया गया, अगर इससे एंड रिजल्ट प्रॉफिट है, दैट इज़ वेल एंड गुड, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। तो आपको वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, है ना। चलिए, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं लाना है। जैसे देखिए, अब पूरा सेशन मैंने बनाया हाईली नेगेटिविटी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि अब इसमें क्या ही बोलेंगे लास्ट में। अब चलिए थोड़ा सा इसको एंड करते हुए समझते हैं। अब यहाँ से देखिएगा वीडियो में लोग भाग जाएंगे, जब से काम का बाद जब मैं बोलना शुरू करूँगा तो यहाँ से लोग वीडियो में कम देखेंगे, यहाँ से डिप आएगा जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो। लेकिन वो डिप मत लाइए, आप यहाँ पे कनेक्टेड रहिए प्रॉपर तरीके से। अब देखते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये मतलब समझा रहा हूँ कि क्या ये सब करप्शन है और किस तरह से ये समाज चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा रूट में जाके समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये बदल सकता है, बदलाव आ सकता है इसमें। बदलाव, सच्चाई ये है, ये बदलाव कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता ये बदलाव, क्योंकि बदलाव लाने के लिए रेवोल्यूशन, क्रांति करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, ये मान लीजिए एक सिस्टम है, कोई भी सरकार है
कोई भी देश है वो एक खास तरीके का सिस्टम से चल रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर किम जोंग है, किम जोंग प्रेजेंट है, तो वो एक तरीके का माने मोनार्की हो या उसको कह सकते हैं ऑटोक्रेसी सिस्टम से चल, तानाशाही से वो सिस्टम चला रहा है। तो नॉर्थ कोरिया का जो सिस्टम हो गया वो तानाशाही का सिस्टम हो गया। भारत जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से चलता है। मतलब यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने आप को गवर्न करने के लिए, अपने आप को रेगुलराइज करने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं कि तुम लोग भाई प्रतिनिधि हम चुन लिए, अब तुम लोग हम लोग का देख रेख करो, तुम्हारा जो भी रख रखाव पेमेंट होगा हम लोग करेंगे। अब प्रतिनिधि गलत चुना गया है तो क्या करें उसको, या मान लीजिए जो चुन रहा है, चुनाव वाला है, वो चलिए डेमोक्रेसी पे उसका बात करते हैं। तो ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में बदलाव लाने के लिए ना आपको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, क्रांति करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि ये सिस्टम पूरा का पूरा बदल के, मान लीजिए स्क्वायर बॉक्स था तो अब ये सर्कल हो गया, मतलब सिस्टम बदल गया। मोनार्की था तो वहां हो सकता है डेमोक्रेसी आ गया, यहाँ डेमोक्रेसी था हो सकता है मोनार्की आ गया, यहाँ पे कुछ और था तो यहाँ हो सकता है ऑटोक्रेसी आ गया। ये एक सिस्टम का बदलाव है। अब भारत में जो सिस्टम चला आ रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसको आप नहीं बदल सकते हैं, तो बदलाव कभी नहीं होगा। अब इसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स किया जा सकता है, सुधार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सुधार आप भी कर सकते हैं, सुधार किया जा सकता है, रिफॉर्म। अब चलिए स्ट्रक्चर समझते हैं कि भारत में क्या इस तरह का स्ट्रक्चर है उसको, कि देखिए हमारे यहां है डेमोक्रेसी, है ना। अब ये जो डेमोक्रेसी है ये होता है बाय द पीपल, लेकिन पीपल डिफाइंड नहीं होते हैं, मतलब लोग इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करेंगे वो डिफाइंड नहीं है। तो हमारे देश में कई तरह का अलग अलग कम्युनिटीज है। जैसे स्टूडेंट का कम्युनिटी है, माने एक ऐसा वर्ग है जो मान लीजिए 18 से लेकर के 35 साल तक इसको स्टूडेंट मान लेते हैं। वैसे ज़्यादा लिख दिया मैंने, 29 साल 30 साल तक लिखना चाहिए, 35 लिख दिया मैंने, चलिए इसको मान लेते हैं स्टूडेंट के क्राइटेरिया में। और भी कुछ लोग हैं जो मान लीजिए अलग से वो जॉब में है, बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग और भी अलग अलग चीज़ों में शामिल है, एंटरप्रेन्योर है, कुछ यहाँ पे जॉब वाले हैं, कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। अब फिर आ जाते हैं, इसके बाद जो डिवीज़न होता है वो होता है कास्ट बेस्ड रिलीजन में, क्योंकि कुछ यहाँ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ वो है, अलग अलग डिवीज़न है। अब आपको सोचना है कि क्या आप एज ए स्टूडेंट हैं, क्या आप हिंदू हैं, क्या आप क्या हैं, और अपना नेता वैसे ही चुनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं और हर क्या है ना, ये सोच के वोट नहीं देता कि कौन सा ऐसा लीडर है जो उसके मतलब का बात कर रहा है, वो सोच के वोट नहीं करता है, वो ये सोच के वोट करता है कि जो घर में बोला जा रहा है वही करो भाई। घर में जो भी मामला, और घर में जो लोग बात करते हैं उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है कुछ नहीं है। उनको लगता है कि कोई धर्म का नारा लगा दिया वो सही है, कोई उसके जाति के बारे में बात बोल दिया वो सही है। अब ऐसे करने के चक्कर में क्या होता है ना कि आपका जो मत रखने वाला व्यक्ति कहीं खड़ा हो रहा है चुनाव में, जो ये कह रहा है, जो अपने चुनाव के एजेंडा में लिखे हुए कि हम जेपीएससी को ठीक कर देंगे, वो नहीं जीतेगा, क्योंकि आपका संख्या यहाँ पे मान लीजिए 20 से 25% ही है। अब उसका आना संभव नहीं है। वहां पे कौन लोग आएगा जो धर्म और ये इसका राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने लोग हैं उनको वही सब चीज समझ में आ रहा है। तो हमारे देश में जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था में स्टूडेंट का हक रखने वाला या स्टूडेंट की बात करने वाला लोग वहां बहुत कम है। तो इसी वजह से क्या है कि, और डेमोक्रेसी रहेगा तो जो आपका चुना हुआ नेता है वही टॉप पे बैठेगा, और ये टॉप पे जो बैठेगा तो इसके बाद ये अपने हिसाब से इसको जो शासन चलाना है उसके लिए रिक्रूटमेंट करेगा, और यहां आएंगे सिविल सर्वेंट्स, और इसके नीचे जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो इनका काम भी फर्दर, जो और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उनका काम करने के लिए बी क्लास के ऑफिसर, इससे छोटा काम करने के लिए दूसरा ऑफिसर। ये एक ढांचा बन जाता है। टॉप पे वही बैठेगा जो लोगों के द्वारा चुना हुआ नेता होता है। और अगर आप यहाँ मान लीजिए इस कम्युनिटी में अगर आप स्टूडेंट्स के प्रति, मान लीजिए जितने गार्जियन हैं वो सब स्टूडेंट के लिए सोच रहे हैं कि वैसा ही नेता चुनेंगे जो बार बार जेपीएससी को ठीक, तो यहाँ पर आकर के चुनाव वैसे लोगों का होगा। लेकिन अपने आसपास वही मामला है कि भाई चाहे सरकार किसी भी पार्टी का हो, घूम फिर करके जेपीएससी करप्ट ही रहता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ लेकर के कई पार्टियों का कार्यकाल आया, तो कहाँ जेपीएससी सुधर गया है, कहाँ पे जेएसएससी सुधर गया है। 18 साल से कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, मजाक बना के रख दिए। तो झारखंड में गवर्नमेंट जॉब का मतलब सुसाइड है एक तरीके से, है ना। लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है, अन्य अलग अलग जॉब्स में आपको जाते रहना है, अन्य अलग अलग जॉब्स को देखते रहना है, और उसी तरीके से प्रिपेयर होते रहना है। और जेपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करिए, उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी ही आएगा, और वही कह सकते हैं अभी। इसलिए तो जो भी आपका सवाल होगा ना, जब हम लोग मान लीजिए ये वीडियो बना करके यूट्यूब में डालेंगे या इस तरह का, तो कमेंट सेक्शन में उसको प्रॉपर तरीके से लिखिए
कि हाँ भाई क्या सवाल है, किस तरह का ये है, हम लोग कनेक्ट होंगे, हम लोग जुड़ेंगे, हम लोग बात करेंगे। बात करने से ही सब कुछ हो सकता है। जो यहाँ का जो भी स्टूडेंट का मतलब होगा संगठन, उसको मजबूत बनाइए, जाइए घूमिए, बाहर निकलिए, तब जाकर के सरकार पे दबाव बनेगा कि हाँ देखिए सरकार या नेता जो भी होता है ना, वो हमेशा क्राउड देखता है कि कितना बड़ा क्राउड है। अब जेपीएससी के बारे मान लीजिए 4 लड़के खड़े हैं, हम जाते हैं, कल से हम भी खड़े, 5 लड़के खड़े हो गए, 100 लड़के खड़े, क्राउड थोड़ी कहलाता है भाई। क्राउड होता है जाति का क्राउड, कि जब आवाज़ लगाए तो ये जाति के लोग यहाँ उठ के आए, अब उनके मतलब का बात होगा वहाँ पे। क्राउड होता है किसी धर्म का क्राउड, कि एक धर्म का नाम लिए तो पूरे धर्म के लोग जितने भी उसको मानने वाले सब लोग पहुँच गए वहाँ पे। क्राउड स्टूडेंट का क्या क्राउड है, एक बार बोलेगा कि चलो जेपीएससी के, कौन जाएगा उठ करके वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स का जो भी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होगा, हमको तो पता नहीं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्टूडेंट एसोसिएशन है, उन सबको मजबूत कीजिए यहाँ पर, जो भी XYZ होगा। जो भी ऐसा नेता उठ के खड़ा होता है, छात्र नेता जो बोलता है कि हम जेपीएससी को ठीक करेंगे, उसको सपोर्ट कीजिए यहाँ और उनको मजबूत बनाइए। वो लोग आएंगे तो सिस्टम में थोड़ा सुधार करेंगे। अपने आसपास ढूंढिए, आपके लॉज में होगा वैसा आदमी जो आपका सीनियर होगा, वो उठ के कहना चाहता है कि हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, उसको मजबूत बनाइए। बाहर निकलिए, है ना। घर में बैठ करके ये सब लेक्चर सुनने से थोड़ी कुछ होगा, हम लोग तो ऐसी बात करके थक के रह जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये नहीं, तो सॉल्यूशन बहुत चीज़ है। सॉल्यूशन यही है कि भाई थोड़ा हसलिंग करना पड़ेगा, HUSTLE, हसलिंग, कि मार्केट में थोड़ा बाहर आइए, उसको देखिए वहाँ क्या हो रहा है ना। चलिए लड़ना सीखिए, और क्या कर सकते हैं। बाद बाकी अब जो ऊपर वाले का मर्जी होगा, ऊपर वाला मतलब ये लोग ऊपर वाले, वो ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला तो चाह रहा था सब कुछ ठीक ही चले, लेकिन यहाँ के जो ऊपर वाले हैं अब उनका मर्जी है कि कैसे ये सब सिस्टम चलेगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे का टॉपिक जो होगा, इन सब चीज़ों पर टॉपिक पे वीडियोज़ नहीं बनाएंगे हम लोग अपना नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करेंगे। आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, उस पर हम लोग बॉडी कैसे लिखना है, अलग अलग फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, उन सब चीज़ों पे हम लोग लेक्चर्स बनाएंगे आगे वाला। लेकिन ये भी एक कंसर्न ज़रूरी था कि स्टूडेंट को एटलीस्ट ये पता हो जाना चाहिए कि आप किस तरह के आयोग में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। उसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको हल्का सा दिख जाना चाहिए। उसमें कई डिटेल्स ऐसा था जो उसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो चीज़ें अगर कोई न्यूज़ एंकर करेगा, उसको रिसर्च करके बताएगा, तो उसके लिए मैं छोड़ता हूँ। आपके लिए बस यही था कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देख करके एनालिसिस करना पड़ेगा कि अभी बार बार एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन, उसके भरोसे मत बैठिए आप। वो कब होगा नहीं होगा वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है भाई। प्रीलिम्स हो भी गया तो मेंस कब होगा वो नहीं पता, मेंस हो भी गया तो इंटरव्यू कब होगा नहीं पता। तो आप क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हैं? उसका बिल्कुल इंतजार मत कीजिए रिजल्ट का या उस चीज़ का, नोटिफिकेशन का। आप अपना देखिए कि मेरा सिलेबस जो था वो कंप्लीट है कि नहीं। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप यूपीएससी दे दीजिए, आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे दीजिए जिसके लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं। कोई दूसरा एग्जाम दे दीजिए, उसके थ्रू जॉब ले लीजिए, बाद में तैयारी करते रहिएगा। नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे तो बहुत गलती होगा, फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे जेपीएससी करप्ट हो रहा है उसी तरह से, तो आप होपलेस मत होइए, आप तैयारी में लगे रहिए अपना। ये मेरा मैसेज था लास्ट में। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।